नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी के विभिन्न तत्वों का वर्णन। पहले हमने नाटक पढ़ा था, कविताएं पढ़ी थी। अब अगला प्रश्न है, कहानी के विभिन्न तत्वों का वर्णन करें। उत्तर देखिए, कहानी क्या होती है। कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा एवं अत्यंत सुसंगठित और अपने आप में पूर्ण कथा रूप है। ये कहानी की परिभाषा होगी। जो गद्य साहित्य होता है उसका एक छोटा सा और बड़ी व्यवस्थित और अपने आप में पूर्ण कथा रूप है, अर्थात कोई कथा होगी वो व्यवस्थित होगी, उसको कहानी का रूप दिया जाएगा। कहानी को हम पढ़ते समय बीच में छोड़ सकते हैं, ये फ़ायदा है इसका, और बाद में जब मन चाहे, जब हमें समय मिले तब हम उसको पढ़ सकते हैं। परंतु नाटक में ऐसा नहीं होता। मैंने बताया था अभी, नाटक में क्या होता है, नाटक में तो सामने ही प्रस्तुत होगा और हम सामने ही देख सकते हैं उसको। जैसे हमारे स्कूल में भी परफॉर्मेंस होती है, नाटक वगैरह होते हैं, आप देखते हो तो वो सामने ही देख सकते हो, बाद में नहीं। लेकिन कहानी क्या है, कहानी तो हमने अगर पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो बीच में पढ़ ली, फिर बाद में पढ़ सकते हैं जब हमारा मन करता है। ठीक है। कहानी में देश काल, वातावरण, चरित्र, भाषा, शैली, संवाद तथा उद्देश्य आदि होते हैं। सारी चीज़ें होंगी। मतलब देश काल वातावरण का मतलब होता है जो चारों तरफ हमारे कैसा वातावरण है, मतलब क्या समय चल रहा है उस समय। जैसे पुराने समय सतयुग की बात हुई, फिर बाद में द्वापर, त्रेता, जो भी अब कलयुग चल रहा है, मतलब समय की बात है। या हम ऐसे ले सकते हैं, पहले आदि मानव युग था, फिर 1900 ईस्वी चली। मतलब इस तरह से जो वातावरण चारों तरफ होगा वो कहानी में मेन होगा। चरित्र मतलब जो कहानी का जो पात्र है उसके चरित्र कैसे हैं, और भाषा शैली कैसी है उस चरित्र की, अच्छे से बोलता है, सामने वाले को समझ में आने वाली है, कैसी भाषा, और उसका उद्देश्य आदि। संवाद भी है और कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होगा भाई। कहानी का रूपांतरण बड़े आसानी से किया जा सकता है। कुछ प्रसिद्ध कहानियों के आधार पर नाटक मंच पर सरलतापूर्वक अभिनय हो चुके हैं। कई ऐसी कहानियाँ रही हैं जिनको हमने मंच पर प्रस्तुत होते देखा है, जैसे चीफ की दावत, कफन, बड़े भाई साहब, बंदगाह। ये ज़्यादातर किसने लिखी थी? प्रेमचंद जी ने। उनकी कहानियाँ ज़्यादातर मंच पर प्रस्तुत करने लायक होती थी। कहानी का संबंध केवल लेखक व पाठक से होता है। कहानी केंद्र बिंदु कथानक होता है। कहानी सुनने या कहानी की प्रवृत्ति आदिम युग से चली आ रही है, मतलब बहुत पुराने समय से कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं। इसके बाद देखिए बेटा, सबसे पहले होता है कहानी का हिस्सा कथानक। इसको मसौदा एवं नक्शा कहा जाता है। जैसे हम घर बना रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, एक नक्शा तैयार करना होता है। उसी प्रकार से एक कहानी को बोलने से पहले उसका एक प्रारूप और एक नक्शा तैयार किया जाता है। पहले उसका कथानक किस पे तैयार किया जाता है? कागज पर, और फिर उसको प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। आगे देखिए दूसरा, देश काल और वातावरण। इसमें और क्या होना चाहिए, देश काल और वातावरण भी जरूरी है। जैसे जब कहानीकार कहानी का स्वरूप बना लेता है तब वह कथानक को देश काल और वातावरण के साथ जोड़ने का प्रयास करता है कि उस समय चारों तरफ समाज में कैसा वातावरण था, कैसा देश का क्या हाल था। प्रत्येक पात्र का अपना स्वाभाविक और स्वरूप होता है। जिन पात्रों के बारे में लेखक को जानकारी नहीं होती उसके चित्रण से कहानीकारों को बचना चाहिए था। हमें जिसका नहीं पता है चरित्र का, तो कहानीकार उससे दूर ही रहेगा, उस पात्र से। पात्रों के बारे में लेखक को अपनी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। पात्रों के चरित्रों का वर्णन भी उसे बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। आगे देखिए संवाद। संवाद ही किसी पात्र के स्वरूप और विकास निश्चित करते हैं। अच्छा, जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ और आप क्या बोल रहे हो, जब तक हमारी जो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, उसी प्रकार से कोई कहानी हो या नाटक हो वो भी आगे नहीं बढ़ सकता। संवाद का कथानक को गति प्रदान करते हैं, अर्थात कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संवाद के माध्यम से घटनाओं का वर्णन भी किया जाता है। पात्रों के निर्माण में संवाद सहायक होते हैं, अर्थात पात्रों को आगे बढ़ाने में और कहानी को आगे बढ़ाने में भी संवाद बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, नाटक से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर देखिए, नाटक जीवन की अनुकृति है। नाटक को एक सजीव पात्र द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप से अंकित किया जाता है।
अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानी का संबंध लेखक और पाठक से होता है, बल्कि इसके अतिरिक्त श्रोताओं से होता है। परंतु नाटक का संबंध दर्शकों, पात्रों, श्रोताओं, निर्देशकों से भी होता है। दृश्य होने के कारण नाटक अधिक प्रभावशाली होते हैं। हम किसी भी चीज़ को ना सुनकर इतने प्रभावित नहीं होते, बल्कि देखकर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए नाटक हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आगे देखिए, कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है। क्लाइमैक्स का अर्थ होता है चरम सीमा। भाई हम कहते हैं ना, वो फिल्म देखी हमने, देखो वो बिल्कुल अब उसमें क्लाइमैक्स आने वाला है, अर्थात ऐसी चीज़ आने वाली है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। हम आंख गड़ा के बैठ जाते हैं, भाई अब क्या होने वाला है। प्रत्येक कहानी की एक चरम सीमा उत्कर्ष होती है, मतलब जब वो अपनी प्रभावशाली उसमें बिल्कुल ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है कि अब हम ये सोचने पे विवश हो जाएं भाई अब इसमें क्या होगा। कई बार हम देखते हैं ना नाटकों में, भाई देखो वो जो पात्र था, नायक था, वो खाई में गिर गया, अरे ये तो मर गया, अब क्या होगा, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो क्लाइमैक्स होता है। कहानी में क्लाइमैक्स की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कहानी में वर्णित समस्याओं का उद्देश्य चरम सीमा तक पहुंच जाता है। चरम उत्कृष्ट भावों और पात्रों से होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइमैक्स ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो पाठक, श्रोता या दर्शकगण हैं उसको ज़्यादा प्रभावित कर सके, कि उसे ऐसा लगे भाई अब क्या होने वाला है। अगला प्रश्न है बच्चों, कहानी और नाटक में क्या समानताएं हैं। उत्तर देखिए, कहानी और नाटक दोनों में कहानी होती है, मतलब कहानी तो होगी दोनों में ही, जिसका कृत्रिम विकास होता है। दोनों में पात्र भी होते हैं, परिवेश भी होता है, संवाद भी होते हैं। ये समानताएं हैं उसमें। कहानी और नाटक के पात्रों का द्वंद्व और चरम उत्कर्ष भी एक समान होता है। दोनों में क्या समानता है, पात्र भी होंगे, परिवेश होगा और उद्देश्य एक ही होगा, और आपस में जो द्वंद्व होगा, जैसे नायक और खलनायक आपस में जो द्वंद्व होता है वो भी दोनों में एक समान होता है। अब प्रश्न देखिए बच्चों, आपको कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है। दूसरा है नाटक की परिभाषा दें। कहानी में कथ्य क्या होता है। ये प्रश्न आपको याद करने हैं और लिखने हैं। अब देखिए, कहानी को नाटक में किस तरह रूपांतरित किया जा सकता है। उत्तर देखिए, किसी कहानी से नाटक रूपांतरण करने के लिए कई सोपानों से गुजरना होता है। सबसे पहले कहानी को समय और घटनाओं में बांट दिया जाता है। समय और घटनाओं में बांटा जाएगा किसी भी कहानी को। उसके बाद घटनाओं के अनुसार दृश्यों का निर्माण किया जाता है। कहानी व घटनाओं के अनुसार कहानी के नाटक रूपांतरों में कई प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे ईदगाह कहानी में जब हामिद उस द्वंद्व में है कि वह क्या खरीदे। ये अब आप अपनी बुक में देखना, किताब में देखना, ये एक कहानी है, ईदगाह की कहानी है। एक हामिद नाम का लड़का होता है, उसको ईद पर सोचता है कि अपनी दादी के लिए क्या गिफ्ट ले जाए। दादी नहीं, अम्मा के लिए क्या गिफ्ट ले जाए, अर्थात अपनी अम्मी के लिए वो क्या लेके जाए। तो वो गरीब वर्ग से संबंधित है, तो वो ऐसी चीज़ लेके जाना चाहता है जो उनके लिए अच्छी रहे, तो वो चिमटा लेके जाता है। अब इस द्वंद्व को वो अपने मन में ही रख के दिखाया गया है कहानी के माध्यम से, इसलिए इसका रूपांतरण करना कठिन है, क्योंकि जो हमारे हृदय की बात है, अंदर की आवाज़ है, उसको हम सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे नाटक में। आजकल क्या करने लगे हैं कि जो पात्र होगा किसी कोने में खड़ा हो जाएगा और अपने अपने मन में बोलता रहेगा। इस तकनीक को वॉइस ओवर कहा जाता है, कि वो अंदर ही अंदर बोलता रहेगा और हमें ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, तो वो वॉइस ओवर्स के माध्यम से सुनाई देगी। इस बात को ध्यान रखिए कि कथानक में अवरुद्ध न हो, मतलब अवरोध का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारी कहानी आगे न बढ़ पाए। एक दृश्य दूसरे दृश्य, दूसरा तीसरे से संबंधित होना चाहिए, क्रम से चलने चाहिए दृश्य, कि पहले मान लो चोर को पकड़ रहे हैं तो चोर को पुलिस पकड़ेगी, फिर उसको जेल में डालेगी, फिर किस चलेगी, मतलब इस तरह से आगे बढ़ती होनी चाहिए। जैसे किसी की शादी हो रही है तो पहले सगाई होगी, फिर शादी होगी, तो क्रम आगे बढ़ना चाहिए। कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय उसके कथानक के अनुसार दृश्यों को औचित्य करना चाहिए, कि कहानी के अनुसार ही दृश्यों को बैठाना चाहिए। अन्य शब्दों में हम यह प्रयास करते हैं कि प्रत्येक दृश्य कथानक का ही भाग होना चाहिए, कहानी से अलग नहीं होनी चाहिए दृश्य, फिर किसी को समझ में वो नहीं आएंगे। विशेषकर जो दृश्य कथानक से मेल खाते हों उन्हें नाटक में स्थान नहीं देना चाहिए। जो दृश्य कथानक से मेल नहीं खाते हों उन्हें नाटक में स्थान नहीं देना चाहिए। कहानी के कथानक में तो अवस्थाएं होती हैं, आरंभ,
मध्य और अंत। नाटक रूपांतरण में भी ये भी अवस्थाएं होनी जरूरी हैं। इसी तरह संवादों के निर्माण में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो नायक है वो अच्छे संवाद बोलेगा और जो खलनायक है वो खराब और गंदे संवादों का प्रयोग करेगा। संवादों के निर्माण को संक्षिप्त रूप में देकर नाटक रूपांतरण से जोड़ा जाता है, क्योंकि हमें संवाद ना छोटे लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा संवादों के कारण नाटक बड़ा बेकार लगेगा, ध्रुव हो जाएगा, उसको ज़्यादातर दर्शकगण देखना पसंद नहीं करते। संवाद ऐसे होने चाहिए जो संवेदना और भावना से जुड़े हों। हर संवाद का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जो फीलिंग्स लाएं, जो लोगों के अंदर कोई ना कोई उद्देश्य और उनके अंदर भाव जागृत करें। अब ये प्रश्नोत्तर आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।